एपिसोड 1। पहली मुलाकात। मुंबई की रातें हमेशा से एक रहस्य की तरह होती हैं, जगमगाती, चकाचौंध से भरी, लेकिन हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है। इसी शहर में रिया सिंघानिया भी अपनी पहचान बनाने निकली थी। वो खूबसूरत थी, जिद्दी थी और सबसे बढ़कर अपनी शर्तों पर जीने वाली थी। उस रात समंदर के किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर तक फैली शहर की रोशनी समंदर की लहरों में झिलमिला रही थी। रिया ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, बस थोड़ा और, मैं कर सकती हूँ। उसके अंदर कुछ पाने का जुनून था, कुछ नया करने की चाहत, लेकिन शायद किस्मत उसके लिए कुछ और ही सोच रही थी। उसे नहीं पता था कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो उसे उस शख्स से मिलवाएगा जो उसकी तकदीर बदल देगा। रिया सिंघानिया, एक नाम जो पहचान से ज्यादा एक विरासत था। मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों में से एक, सिंघानिया हाइट्स, इसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर बना था एक शानदार पेंट हाउस, जहां से पूरी मुंबई शहर की जगमगाहट साफ दिखाई देती थी। यही था रिया सिंघानिया का घर, ऐसा घर जिसे देखने वाले सपनों का महल कहते थे, लेकिन रिया के लिए ये सिर्फ एक सुनहरी सलाखों वाला पिंजरा था। रिया सिंघानिया नाम से किसी बिजनेस टाइकून की बेटी लगती थी और हकीकत भी यही थी। उसके पिता राजवीर सिंघानिया सिर्फ रियल एस्टेट और होटल इंडस्ट्री के ही नहीं, बल्कि पूरे बिजनेस वर्ल्ड के एक बड़े नाम थे। उनका नाम ताकत, रुतबे और अपार दौलत से जुड़ा था। बड़े बड़े लोग उनकी एक कॉल पर अपनी नीतियां बदल देते थे, लेकिन जितना बड़ा उनका नाम था, उतनी ही गहरी उनकी दुनिया थी। एक दुनिया जहां पावर ही सब कुछ था और जहां दुश्मन भी कदम कदम पर मिलते थे। रिया इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वो हमेशा अपने पिता की लाडली रही थी, लेकिन उनके बिजनेस में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दुनिया फैशन थी, डिजाइनिंग थी और सबसे बढ़कर उसका अपना सपना था, अपना खुद का फैशन ब्रांड। उसने अपने दम पर एक छोटी सी फैशन लाइन शुरू की थी, बिना अपने पिता के नाम का सहारा लिए, बिना उनके रुतबे का इस्तेमाल किए। उसके डिजाइन ट्रेंडी और क्लासी थे, उसकी मेहनत रंग ला रही थी। वो चाहती थी कि लोग उसे राजवीर सिंघानिया की बेटी नहीं, बल्कि रिया सिंघानिया, एक सफल फैशन डिजाइनर के रूप में जाने। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके नाम के साथ जुड़ा उसका परिवार, उसकी पहचान, उसकी पहुंच, ये सब उसकी सफलता के लिए उतना ही बड़ा खतरा था जितना कि उसका सपना था। दुनिया उसे एक अमीर बिजनेस टाइकून की बेटी समझती थी, लेकिन रिया खुद को बस एक आम लड़की मानती थी। शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। लग्जरी ब्रांड से सजी एक खूबसूरत बुटीक कैफे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर लगी वुडन पैनलिंग और खूबसूरत चांडेलिया माहौल को और भी क्लासी बना रहे थे। शाम का वक्त था और कैफे में धीमे धीमे बजते जैज म्यूजिक के बीच हल्की हल्की बातचीत की आवाजें घुली हुई थीं। रिया सिंघानिया अपने ही नाम की तरह ग्रेस और एटीट्यूड से भरी हुई कैफे के कोने में बैठी थी। उसके सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड समायरा बैठी थी, जो चेहरे पर चिंता की लकीरें लिए उसे घूर रही थी। रिया, तुम अकेले बाहर मत जाया करो, समायरा ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में साफ झलक रहा था कि वो इस बात को लेकर कितनी गंभीर है। रिया ने एक लंबी सांस ली और अपनी कॉफी का घूंट भरते हुए मुस्कुरा दी। अरे यार, तुम भी पापा जैसी बातें करने लगी हो। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकती। समायरा ने गहरी सांस ली। उसे रिया की यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती थी, उसकी बेपरवाही। रिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे पापा के कितने दुश्मन हैं? समायरा की आवाज में अब झुंझलाहट थी। अभी हाल ही में उन्हें धमकी मिली है, तुम्हें सच में सतर्क रहना चाहिए। रिया ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। देख समायरा, मेरे पापा के दुश्मन हैं, मेरे नहीं। और ये जो धमकियां होती हैं ना, ये बिजनेस वर्ल्ड में आम बात है। पापा के लिए तो ये रोज का किस्सा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने सपनों को छोड़ दूं और हर वक्त सिक्योरिटी के साथ घूमूं। समायरा ने उसकी आंखों में देखा। वो बेफिक्र थी, बिल्कुल बेपरवाह, लेकिन उसे एहसास था कि रिया की ये लापरवाही उसे बहुत महंगी पड़ सकती है। रिया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इस बार बात सीरियस है। लेकिन रिया ने उसकी बात को हल्के में ही लिया। उसने फोन उठाया, बैग से अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और वेटर को बिल पेमेंट करने का इशारा किया। चलो, अब फालतू की बातें बंद करो और ये बताओ कि हमारी वीकेंड ट्रिप का क्या प्लान है? रिया ने बात बदलने की कोशिश की। समायरा उसे समझा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस खतरे को वो मजाक समझ रही थी, वो उसकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी आहट तक उसे महसूस नहीं हुई थी। मुंबई की वो रात बाकी रातों से कुछ अलग थी। आसमान में आधा चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन शहर की सड़कों पर अजीब सी वीरानी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो किसी अनकहे खतरे का आभास दे रही थी। रिया सिंघानिया ने अपनी ऊंची हील्स में चलते हुए एक लंबी सांस ली। उसने अपने ड्राइवर शंकर को पहले ही छुट्टी दे दी थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो खुद ही कैब बुक कर लेगी।
लेकिन किस्मत शायद आज उसके खिलाफ थी। फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय पैदल चलने के। बड़े शहर की बड़ी दिक्कतें, उसने खुद से बड़बड़ाया और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी और बंद दुकानों के शटर। आमतौर पर इस वक्त तक ये सड़कें भीड़ से भरी होती थीं, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे वक्त भी ठहर गया हो। वो तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने धीरे से अपने कदम रोके, हल्की सी घबराहट उसके दिल में उठी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। रिया, तू ज्यादा सोच रही है, उसने खुद को समझाया और फिर से चलने लगी। लेकिन उसके कदम जितने तेज हो रहे थे, दिल की धड़कन भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। तभी एक हल्की सी आहट फिर से महसूस हुई। इस बार वह झटके से रुकी और पलटी, लेकिन फिर वही नतीजा, कोई नहीं। वो झुंझलाकर खुद पर हंसी। रिया, तू हॉरर फिल्में बहुत देखने लगी है। वो फिर से अपने रास्ते पर बढ़ने लगी, लेकिन इस बार वो सचमुच अकेली नहीं थी। अंधेरे में छुपी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। और फिर एक काली गाड़ी तेजी से उसके सामने आकर रुकी। रिया के कदम जड़ हो गए, दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। गाड़ी का दरवाजा खुला और 4 नकाबपोश आदमी तेजी से बाहर निकले। इसे पकड़ो, उनमें से एक आदमी ने तेज आवाज में कहा। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी सांसें थम गईं। क्या, कौन हो तुम लोग? यह क्या हो रहा है? लेकिन उन्हें जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे तेजी से उसकी तरफ बढ़े। उसने तेजी से पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन हाई हील्स में दौड़ पाना मुश्किल था। नहीं, मुझे भागना ही होगा। उसने हील्स निकालकर हाथ में पकड़ ली और नंगे पैर दौड़ पड़ी। लेकिन अंधेरी सड़क, सुनसान माहौल और पीछा करते नकाबपोश। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी की पकड़ बहुत मजबूत थी। छोड़ो मुझे, उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज से ज्यादा उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। नकाबपोश आदमी की पकड़ और कड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने पहले भी कई लोगों को इस तरह दबोचा हो। रिया को एहसास हो गया कि यह मजाक नहीं था, यह असली खतरा था। और फिर ढाए, एक तेज धमाके की आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी। हवा में तैरती बारूद की हल्की गंध, सड़क पर पसरा अचानक सन्नाटा। रिया के आसपास की दुनिया जैसे रुक गई। क्या? उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा। चारों नकाबपोश ठिठक गए, उनके हाथ वहीं थम गए जहां थे। रिया ने कांपते हुए नजरें ऊपर उठाईं और तब उसने उसे देखा। एक आदमी, पूरी तरह काले कपड़ों में लिपटा हुआ, लंबा चौड़ा कद, गहरे भूरे आंखें जिनमें न कोई भाव था न कोई दया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी बर्फीले पहाड़ की सतह हो। उसके हाथ में एक बंदूक थी जिससे अभी अभी गोली चली थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खतरनाक, तीखी, मौत जैसी। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो उसे छोड़ दो। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी, उसमें न कोई गुस्सा था न जल्दबाजी, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि चारों नकाबपोश आदमी बिना किसी बहस के ठहर गए। रिया ने महसूस किया कि उसकी कलाई अब आजाद थी। उस आदमी ने उसे छोड़ दिया था। उसने तेजी से उस रहस्यमयी शख्स की तरफ देखा जिसने उसकी जान बचाई थी। तुम कौन हो? उसने हकलाते हुए पूछा। वह आदमी एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और कुछ निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। अथर्व मेहरा। रिया का दिमाग अचानक खाली हो गया। तुम्हारा नया बॉडीगार्ड? बॉडीगार्ड? रिया ने आश्चर्य और गुस्से के मिले जुले भाव से कहा। किसने भेजा तुम्हें? अथर्व ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, तुम्हारे पापा ने। और जब तक तुम सुरक्षित नहीं हो जाती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिया को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी बॉडीगार्ड के बिना खुद को नहीं संभाल सकती? अथर्व ने हल्की सी मुस्कान दी, जो ज्यादा व्यंग्यपूर्ण लगी। संभाल सकती होती तो अभी यहाँ ना होती। रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। वो गुस्से से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी नकाबपोश लोग तेजी से गाड़ी में कूदे और वहां से फरार हो गए। अथर्व ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, जैसे उन्हें भागने देने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? रिया ने चीखकर कहा। अगर चाहता तो रोक सकता था, अथर्व ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी सुरक्षा है, न कि उन लोगों को पकड़ना। रिया को इस आदमी में कुछ बहुत अजीब लगा। एक बॉडीगार्ड जो इतने ठंडे दिमाग से सोचे, जो अपने चारों ओर के खतरे को इतना हल्के में ले। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, रिया ने गुस्से से कहा। अथर्व ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में देखा। जरूरत होती या नहीं, ये तुम्हारे पापा तय करते हैं,
और उन्होंने तय कर लिया है। रिया के हाथ गुस्से से मुट्ठी में बंध गए। उसे यह अहंकारी, डार्क और डेंजरस आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह आदमी सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं था। वो कोई आम आदमी नहीं था। उसका अतीत, उसकी पहचान, ये सब एक गहरे रहस्य में छुपा था। और यह रहस्य बहुत जल्द उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। एपिसोड 2। डेविल बॉडीगार्ड। रिया का खून खौल रहा था। गुस्से में उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। उसने अथर्व को घूरते हुए कहा, बॉडीगार्ड, सीरियसली? उसकी आवाज ताने से भरी हुई थी, लेकिन सामने खड़े आदमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अथर्व बिना किसी इमोशन के उसे देखता रहा। उसकी गहरी, बेरहम आंखें जैसे रिया की आत्मा के आर पार देख रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठंडापन था। बेरुखी इतनी गहरी थी कि जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही न हो। रिया ने गुस्से में अपनी मुठियां भींच लीं। मैं किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। अथर्व ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। उसमें कोई इंसानियत नहीं थी। मुझे जरूरत नहीं है कि तुम्हें मेरी जरूरत हो, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। मुझे सिर्फ अपना काम करना है, और तुम्हारे पापा ने कहा है कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला न छोड़ूं। रिया को महसूस हुआ कि उसका धैर्य अब टूटने वाला है। उसने एक गहरी सांस ली और गुस्से से कदम बढ़ाते हुए कहा, लिसन मिस्टर, व्हाटएवर योर नेम इज, तुम मेरे पीछे नहीं घूम सकते। ये मेरी लाइफ है। अथर्व ने उसे ध्यान से देखा, जैसे उसका विश्लेषण कर रहा हो। फिर उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और वहां से एक ब्लैक पिस्तौल निकालकर टेबल पर रख दी। तुम्हारी लाइफ की बात कर रही हो? उसकी आवाज में न तो गुस्सा था, न नरमी, सिर्फ एक ठंडी सच्चाई थी। पर ये देख रही हो? उसने अपनी उंगली से हल्के से पिस्तौल को छुआ, जैसे ये बस कोई मामूली चीज हो। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो शायद तुम्हारी लाइफ अभी खत्म हो चुकी होती। रिया की सांस अटक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ सेकंड पहले तक वो उसे बस एक घमंडी और अकड़ू आदमी समझ रही थी, लेकिन अब उसे इस आदमी में कुछ अलग दिखा। असली खतरा। तुम धमकी दे रहे हो? रिया की आवाज अब भी सख्त थी, लेकिन उसमें पहले जैसी धार नहीं थी। अथर्व ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी आंखें एक शिकारी जैसी थी, जो अपने शिकार को अच्छे से समझ चुका था। धमकी नहीं, हकीकत दिखा रहा हूँ। उसके शब्दों में एक अजीब सा वजन था। रिया ने महसूस किया कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अथर्व उसके एकदम पास खड़ा था, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांसें रिया के चेहरे को छू रही थीं। उसकी गहरी, भूरी आंखों में कुछ था, कोई राज, कोई छुपी हुई आग, कोई अंधेरा जो रिया को खींच रहा था। लेकिन रिया ने अपने अंदर के डर को झटका दिया। उसने जबरदस्ती खुद को संभाला और अथर्व से 2 कदम पीछे हट गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने आसपास नहीं देखना चाहती। अथर्व ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी इस जिद से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने टेबल पर रखी बंदूक उठाई, उसे घुमाया और अपनी जैकेट के अंदर वापस रख लिया। तुम्हें चाहने की जरूरत नहीं है, रिया, पर मुझे अपने काम से मतलब है, और मेरा काम है तुम्हें सुरक्षित रखना। फिर उसने एक हल्की मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सिर्फ ठंडक थी। चाहे तुम्हें पसंद आए या नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा के लिए। रिया के हाथ सख्ती से मुट्ठी में बंध गए। यह आदमी एक मुसीबत था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह सिर्फ उसकी जिंदगी में आई मुसीबत नहीं थी, बल्कि यह एक खतरनाक तूफान था जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देने वाला था। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी मुठियां भींच लीं, लेकिन खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। ठीक है, मान लिया कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, उसने धीमे लेकिन गुस्से से भरे स्वर में कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक अजनबी के साथ रहूं। अथर्व की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए सिर झुकाया, मानो उसकी बात में उसे दिलचस्पी आ रही हो। अजनबी, उसने एक धीमी मगर गहरी आवाज में दोहराया, जैसे उसकी बात उसे मनोरंजक लगी हो। फिर उसने आगे बढ़ते हुए दोनों हाथ जेब में डाल लिए और रिया को ध्यान से देखा। सच में, मिस सिंघानिया। उसका लहजा बेहद सधा हुआ था, लेकिन उसमें एक रहस्यमय अंधकार था जिसने रिया को अंदर तक झकझोर दिया। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता हूँ। रिया की सांसें हल्की हल्की लड़खड़ाने लगीं। तुम्हारी सुबह कितने बजे होती है? अथर्व ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तुम्हें कॉफी में कितना शुगर पसंद है? तुम अपने दोस्तों से क्या बातें करती हो? वो आगे झुका, उसकी आवाज और भी गहरी और ठंडी हो गई। तुम्हें कौन सी चीजें पसंद हैं और किस चीज से तुम्हें डर लगता है? रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके चेहरे से अब गुस्सा गायब होने लगा था और उसकी जगह एक अजीब सा डर ले रहा था। सब कुछ जानता हूँ, अब रिया का सब्र जवाब दे गया। उसने घबराहट और गुस्से के मिले जुले भावों के साथ कहा, तुम एक स्टॉकर हो।
अथर्व की आंखों में एक ठंडी चमक आई। फिर वो एकदम शांत और गहरे स्वर में बोला, नहीं। उसने एक हल्की लेकिन बेहद खतरनाक मुस्कान दी। मैं तुम्हारा डेविल बॉडीगार्ड हूँ। रिया को पहली बार महसूस हुआ कि वो जिस मुसीबत को हल्का समझ रही थी, वो एक काले तूफान की तरह उसकी जिंदगी में उतर चुकी थी। रिया अपने ही मन में उलझी हुई थी। वो इस आदमी से नफरत कर रही थी, उसकी हर बात से, उसके हर शब्द से, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात से नफरत हो रही थी कि वो सही था। अगर आज वो वहां नहीं होता तो क्या होता? रिया ने सिर झटककर उस ख्याल को दिमाग से निकालने की कोशिश की। अच्छा, उसने अपने हाथ बांधते हुए कहा, अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड हो तो मेरे रूल्स फॉलो करोगे? अथर्व ने हल्का सा सिर झुका लिया, जैसे वो उसकी बात मानने के लिए तैयार था। पहला रूल। रिया ने उंगली उठाई, मुझे स्पेस चाहिए। अथर्व की भूरी आंखें उस पर जमी थीं, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। इम्पॉसिबल, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। रिया के नथुने गुस्से से फड़कने लगे। दूसरा रूल। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम मेरे दोस्तों के सामने खुद को बॉडीगार्ड मत कहना। अथर्व ने हल्का सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हारी छाया बनकर रहूंगा। छाया? रिया ने आंखें घुमा लीं। तीसरा रूल। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझसे बिना वजह बात मत करना। अथर्व की हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। मुझे बात करने का शौक नहीं है। रिया को इस आदमी से चिढ़ होने लगी थी। वो उसे झेल नहीं पा रही थी। उसने आंखें सिकुड़कर पूछा, तुम हमेशा इतने बोरिंग होते हो? अथर्व ने हल्की सी हंसी दी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वैसी ही ठंडी थीं। नहीं, उसने धीमे लेकिन खतरनाक अंदाज में कहा, जब मैं किसी को मारता हूँ तब बहुत एंटरटेनिंग होता हूँ। रिया का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा। इस आदमी में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो उसे डराने लगा था। अगली सुबह रिया अपने कमरे में बैठी थी जब उसके फोन पर उसके पापा का मैसेज आया, ड्राइंग रूम में आओ, जरूरी बात करनी है। रिया ने फोन एक तरफ रखा और भारी कदमों से नीचे आई। उसके पापा, राजवीर सिंघानिया, अपने पसंदीदा चमड़े के सोफे पर बैठे थे। उनकी आंखों में हमेशा की तरह वही सख्ती थी, लेकिन आज उसमें कुछ और भी था, चिंता। बैठो, उन्होंने बिना उसे देखे कहा। रिया धीरे से उनके सामने बैठ गई। रिया, तुम्हें पता है न कि ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए है? रिया ने गहरी सांस ली। पापा, पर मुझे कोई डर नहीं है, उसने मजबूती से कहा। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा, तुम्हें डर नहीं है, लेकिन मुझे है। रिया के होठों पर हंसी आकर गायब हो गई। लेकिन पापा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। राजवीर ने अपना गिलास टेबल पर रखा और अपनी उंगलियां आपस में जोड़ीं। अथर्व दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में से एक है। रिया का दिल धड़क उठा, पर वो तो बस एक बॉडीगार्ड है ना? राजवीर की आंखें एक पल के लिए चमकीं, फिर उन्होंने लंबी सांस ली। वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं है, रिया, वो एक साया है। एक ऐसा आदमी जिसे कोई हरा नहीं सकता, जो आज तक कभी कोई मिशन फेल नहीं करता। रिया ने धीरे से पूछा, पापा, वो असल में कौन है? कमरे में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर राजवीर सिंघानिया ने धीरे से कहा, एक आदमी जो सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम जिंदा हो। रिया के रगों में ठंड दौड़ गई। उसके पापा ने उसे एक शैतान के हवाले कर दिया था और उसे अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। एपिसोड 3। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। रिया तेज कदमों से कमरे में दाखिल हुई और झटके से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा था, सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा लाल हो चुका था। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। अथर्व कमरे के कोने में दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी वही जानी पहचानी बेरुखी और ठंडक भरी आंखें, जैसे रिया के गुस्से से उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। प्रॉब्लम? उसने हल्के से सिर टेढ़ा किया, जैसे उसने कुछ दिलचस्प सुन लिया हो। प्रॉब्लम तुम्हारी है, मिस सिंघानिया। तुम अपनी सेफ्टी को लेकर सीरियस नहीं हो। रिया ने अपनी हथेलियां कसकर भींच लीं। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अथर्व कुछ पल के लिए उसे देखता रहा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। फिर उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक फोल्ड किया हुआ कागज निकाला। उसने बिना कुछ कहे कागज को टेबल पर रख दिया। पढ़ लो। रिया ने पहले उसे घूरा, फिर झटके से कागज उठाया और खोलने लगी। मिस रिया सिंघानिया, यू आर अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट। वी आर वॉचिंग यू। रन एज मच एज यू वांट, बट यू कांट एस्केप डेथ। मिस रिया सिंघानिया, तुम लगातार खतरे में हो। हम तुम्हें देख रहे हैं। जितना दौड़ना चाहो दौड़ लो, लेकिन मौत से भाग नहीं सकती। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। ये क्या है? उसकी आवाज थोड़ी कमजोर हो गई थी।
ये तुम्हारे लिए आया था, अथर्व ने बिना हिले डुले कहा, सीधा तुम्हारे घर के डिलीवरी बॉक्स में। रिया को एक अजीब सा सिहरन महसूस हुई, उसके गले में कुछ अटकने लगा। कब आया? उसने हकलाते हुए पूछा। आज सुबह, अथर्व ने जवाब दिया, और यही वजह है कि मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी सेफ्टी अब मेरे हाथ में है, और चाहो या न चाहो, तुम्हें मेरी जरूरत है। रिया के अंदर गुस्से की जगह अब डर ने ले ली थी। उसे पहली बार लगा कि वो सच में किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। रिया ने गुस्से में फाइल को टेबल पर पटका। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उस गुस्से के पीछे एक अनजाना डर भी छिपा था। तो उसने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, मैं किसी से नहीं डरती। अथर्व, जो अब तक उसकी हर हरकत को शांत आंखों से देख रहा था, हल्के से मुस्कुराया। वो उसकी तरफ एक गहरी नजर डालता है, जैसे जांच रहा हो कि वो सच में इतना बहादुर है या सिर्फ खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। डरने की बात नहीं है, लेकिन समझदारी की भी है। उसने वही ठंडा और बेरुखा लहजा अपनाते हुए कहा, अगर तुम अभी भी मानती हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं चला जाता हूँ। रिया के होंठ कस गए। क्या वो सच में चला जाएगा? कमरे में कुछ सेकंड के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई। अथर्व ने एक नज़र उसकी तरफ डाली, फिर बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ मुड़ा और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। रिया की उंगलियां टेबल के किनारे पर कस गईं। क्या वो उसे सच में जाने देगी? क्या उसे वाकई उसकी जरूरत नहीं थी? कमरे का हर कोना जैसे उसकी उलझनों को दोहरा रहा था। लेकिन नहीं, वो डरकर पीछे हटने वाली नहीं थी। वेट। अथर्व के कदम रुक गए। उसने हल्के से सिर घुमाकर रिया की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। रिया ने गहरी सांस ली, अपना गुस्सा काबू में रखा और शांत लहजे में कहा, तुम बस दूर रह सकते हो, लेकिन आसपास रहो। मैं तुम्हें 24/7 अपने साथ नहीं झेल सकती। अथर्व कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर हल्का सा सिर झुका लिया। जैसा तुम चाहो, प्रिंसेस। रिया ने झटके से सिर उठाया। डोंट कॉल मी दैट। अथर्व ने एक हल्की मिस्ट्री भरी मुस्कान दी। उसकी आंखों में वही गहरी, ठंडी रहस्य भरी चमक थी, जो हमेशा रिया को असहज कर देती थी। ठीक है, मिस सिंघानिया। अब खुश? रिया ने गहरी सांस ली। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली थी। रात का सन्नाटा घना था, हवाएं हल्की हल्की चल रही थीं, मगर माहौल में कुछ अजीब था। रिया अपने कमरे में थी, किताब के पन्नों में खोई हुई, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई देख रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने की खिड़की से आती ठंडी हवा में पर्दा हिल रहा था। पर यह हवा थी या कोई और? उसने धीरे से सिर उठाया और खिड़की की ओर देखा। कोई परछाई थी, हल्की झलक, बस एक पल के लिए। रिया के अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। उसने अपनी हथेलियां आपस में भींच लीं। अथर्व, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज किसी फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। कोई जवाब नहीं। रिया ने हल्का कदम आगे बढ़ाया। अथर्व। इस बार उसकी आवाज थोड़ी तेज थी। अचानक दरवाजा खुला, तेज, बिना किसी आहट के। कोई अंदर आया। कदमों की धमक। रिया चीखने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपट गया और दूसरा हाथ उसके मुंह पर कसकर दबा दिया। शश, गहरी, धीमी, मगर दमदार आवाज। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अथर्व का चेहरा सामने देखा। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, एक शिकारी की तरह। कोई बाहर था, उसने धीरे से कहा, मगर उसका लहजा सख्त था। रिया के अंदर डर और सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या? उसकी आवाज घुटी हुई थी, क्योंकि अथर्व की पकड़ अभी भी उसकी कमर पर थी। चुप रहो, अथर्व ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे रिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लाइट्स ऑफ करो। रिया ने जल्दी से लाइट बंद कर दी। कमरा अब पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था। बस अथर्व की सांसों की आवाज और रिया की तेज धड़कनें कमरे में गूंज रही थीं। अथर्व ने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, फिर धीरे से कहा, वो कोई भी था, अब जा चुका है। रिया ने घबराए आंखों से उसकी ओर देखा। क्या तुमने उसे देखा? अथर्व ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गंभीरता और रहस्य था। नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस की, और यही काफी है। रिया ने अपने बाजू को मलते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। क्या ये पहली बार था? अथर्व ने एक लंबी सांस ली, फिर ठंडी आवाज में कहा। नहीं, रिया, ये सिर्फ शुरुआत है। रिया ने गहरी सांस ली। उसके अंदर गुस्सा, डर और बेचैनी तीनों एक साथ उमड़ रहे थे। तो अब क्या? उसने धीमे मगर सख्त लहजे में पूछा। अथर्व ने एक नज़र उसकी ओर डाली। उसकी आंखों में वही जानी पहचानी ठंडक थी, बिल्कुल बर्फ की तरह। अब से तुम अकेली नहीं रहोगी। जहां तुम जाओगी, मैं वहां रहूंगा। रिया ने गुस्से में मुंह फेर लिया।
तुम मुझे पागल कर दोगे। अथर्व के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, मगर उसकी आंखों में वही अनोखा सन्नाटा था। हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। रिया ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। उसके शब्दों में जो दृढ़ता थी वो अजीब थी, डराने वाली मगर भरोसेमंद भी। मुझे कोई बेबीसिटर नहीं चाहिए, और मुझे कोई जरूरत नहीं कि तुम मुझे अपनी शर्तें बताओ, मिस सिंघानिया। अथर्व ने उतने ही शांत स्वर में कहा, ये तुम्हारी सेफ्टी का सवाल है, और मेरी ड्यूटी का भी। रिया ने झटके से अपनी बाजू मोड़ी और बेड पर बैठ गई। उसका दिल कह रहा था कि अथर्व उसे कैद कर रहा है, लेकिन दिमाग कह रहा था कि वो सही कर रहा है। तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है? अथर्व ने एक लंबी सांस ली। वही जो तुम्हारी जान बचाने वाला है। रिया ने नाक चढ़ाई, और अगर मैं इन शर्तों को मानने से इनकार कर दूं? अथर्व ने उसकी तरफ बढ़ते हुए अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा, फिर सीधा उसकी आंखों में झांका। तो तुम्हें अगले 24 घंटे भी सही सलामत नहीं मिलेंगे। रिया का सांस लेना भारी हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर अथर्व की आंखों में झांका, उन ठंडी बर्फ सी आंखों में। तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, अथर्व हल्का सा मुस्कुराया। और तुम्हें बहुत ज्यादा भरोसा है अपने नसीब पर, देखते हैं कौन सही साबित होता है। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आदमी से नफरत करे या उसकी सुरक्षा पर भरोसा करे। लेकिन एक बात पक्की थी, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। एपिसोड 4, शिकारी या शिकार। रात के सन्नाटे में रिया की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसके कमरे की खिड़की के बाहर जो भी था वो अब जा चुका था, मगर उस अजनबी के होने का एहसास अभी भी उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। किसी की निगाहें उसे भेद रही थीं, अंधेरे से भी ज्यादा गहरी और स्याह। अथर्व खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें रात के अंधकार में कुछ तलाश रही थीं। उसकी मजबूत हथेलियां खिड़की की ठंडी लोहे की रॉड को पकड़ चुकी थीं। कमरे में सिर्फ रिया की तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। ये सब क्या हो रहा है? रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। अथर्व ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी गहरी ठंडी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे रिया को एक पल के लिए कांटे से निकल आए। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह तेज, सतर्क और खतरनाक थीं। कोई तुम्हें देख रहा था। रिया का दिल एक पल को रुक सा गया। देख रहा था, उसने धीरे से दोहराया। अथर्व ने सिर हिलाया। और यह पहली बार नहीं था। रिया के गले में सूखापन उतर आया। मतलब? अथर्व ने धीरे से खिड़की बंद की और पर्दे को सही किया। फिर वो रिया की ओर पलटा। पिछले 3 दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारे आसपास अजीब हलचल हो रही है। रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अथर्व ने हाथ बांध लिए। क्योंकि मैं कंफर्म करना चाहता था कि ये महज एक इत्तेफाक है या कोई तुम्हें सच में फॉलो कर रहा है। रिया ने गहरी सांस ली। और अब? अथर्व ने धीरे से कहा, अब ये साफ हो चुका है कि कोई तुम्हें बहुत ध्यान से देख रहा है। रिया को एक पल के लिए कमरे की हवा ठंडी लगने लगी। कौन हो सकता है? उसने घबराहट से पूछा। अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। वो आगे बढ़ा और रिया के एकदम करीब आ गया। अब सवाल यह नहीं है कि कौन देख रहा है। उसकी गहरी आवाज में एक रहस्यमयी सिहरन थी। सवाल यह है कि वो सिर्फ देख रहा है या तुम्हें शिकार बनाने की तैयारी कर रहा है। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। रिया ने अपनी बाहें खुद में लपेट लीं। कमरे की ठंडी हवा अब पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। उसे अब एहसास हुआ कि यह सब कोई मजाक नहीं था। ये सिर्फ एक अजनबी की निगाहों का डर नहीं था। ये कुछ ज्यादा बड़ा था, ज्यादा गहरा, और शायद ज्यादा खतरनाक। क्या तुम जानते हो कि यह कौन कर रहा है? उसकी आवाज में हल्की कांपने की झलक थी। अथर्व ने धीरे से सिर हिलाया। अभी नहीं, लेकिन जल्द ही पता लग जाएगा। उसका लहजा गंभीर था। रिया ने एक लंबी सांस ली। तो अब क्या? अथर्व ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। धातु की चमक अंधेरे में हल्के से झिलमिला उठी। रिया ने हैरानी से उसे देखा। यह क्या है? अथर्व बिना कुछ कहे कमरे के एक कोने की ओर बढ़ा। वो दीवार पर हाथ फेरता हुआ डिवाइस को वहां सेट करने लगा। मोशन सेंसर। उसकी आवाज में सख्ती थी। अगर कोई तुम्हारे कमरे में घुसने की कोशिश करेगा तो मुझे पता चल जाएगा। रिया ने सांस रोक ली। तुम इतना सब पहले से क्यों सोचकर चल रहे हो? अथर्व ने हल्का सा सिर झुकाया। क्योंकि तुम खतरे में हो, और यह खतरा सिर्फ तुम्हें देख नहीं रहा, ये तुम्हें घेर रहा है। रिया का दिल जोर से धड़क उठा। अगर कोई सच में मेरे पीछे है तो वो क्या चाहता है? अथर्व ने गहरी नजरें उसके चेहरे पर टिका दी। यही जानना बाकी है। रिया ने खिड़की के बाहर झांका। अंधेरे में कुछ भी नहीं था, पर उसे लग रहा था वहां कोई है जो बस इंतजार कर रहा है। अगले दिन रिया अपने ऑफिस पहुंची। वो खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन अथर्व की बातें उसके दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। हर शब्द गूंज रहा था, तुम खतरे में हो। ये खतरा सिर्फ तुम्हें देख नहीं रहा, ये तुम्हें घेर रहा है। रिया ने गहरी सांस ली और अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ध्यान जमाने की कोशिश की। क्लिक क्लिक, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। और फिर उसका फोन वाइब्रेट हुआ। रिया ने बिना ज्यादा ध्यान दिए फोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। अननोन नंबर, मुझे ढूंढ सकते हो बॉडीगार्ड। रिया का गला सूख गया। यह मैसेज उसके लिए नहीं था, ये अथर्व के लिए था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। अथर्व ठीक उसके पीछे खड़ा था, एकदम शांत, गंभीर, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो कि कुछ होने वाला है। रिया ने कांपते हाथों से फोन उसकी तरफ बढ़ाया। अथर्व ने बिना कुछ कहे फोन लिया और स्क्रीन पर नजर डाली। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन ये कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। यह एक शिकारी की मुस्कान थी। रिया के अंदर एक अजीब सा डर दौड़ गया। शिकारी भी कभी कभी शिकार बन जाता है। अथर्व की आवाज गहरी और ठंडी थी। क्या मतलब? रिया ने घबराकर पूछा। अथर्व ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। अब ये खेल और दिलचस्प होने वाला है। रिया की उंगलियां फोन को कसकर पकड़ने लगीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कौन था ये शख्स जो अथर्व को चुनौती दे रहा था? क्या वो वही था जो उसकी निगरानी कर रहा था? और सबसे बड़ी बात, क्या ये सिर्फ एक खेल था, या फिर रिया खुद इस खेल का नया शिकार थी? एपिसोड समाप्त। एपिसोड 5। साई का एहसास। रिया को लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। एक अनदेखी निगाह, एक अनजाना डर। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल धक धक कर रहा था। वो अपने केबिन में बैठी थी, लेकिन महसूस कर सकती थी कि कोई आसपास है। कोई साया, कोई जो दिख नहीं रहा, लेकिन मौजूद था। ठक। रिया चौंक गई। उसकी मेज पर रखा पेन गिरकर जमीन पर लुढ़क गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा। केबिन की खिड़की का पर्दा हल्के हल्के हिल रहा था, मानो किसी ने उसे छुआ हो। उसने धीरे से अपने होंठ भींच लिए और पसीने से भीगा हाथ अपने दुपट्टे में पोंछ लिया। रिया, तुम ठीक हो? रिया चौंककर पीछे मुड़ी। सोनाली उसके ठीक सामने खड़ी थी, भौहें टेढ़ी किए हुए। क्या हुआ? सोनाली ने उसकी आंखों में सीधा झांकते हुए पूछा। रिया ने तुरंत सिर झटका और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है। लेकिन सोनाली की आंखों में संशय था। पक्का? हाँ हाँ, रिया ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि वो ठीक नहीं थी, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब उसे ऐसा महसूस हुआ था। ये साया कई दिनों से उसके आसपास था, और हर दिन यह एहसास और गहरा होता जा रहा था। क्या कोई उसे सच में देख रहा था, या ये सिर्फ उसका भ्रम था? शाम का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। रिया ऑफिस से बाहर निकली और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी। ठक ठक, उसके कदमों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन एक और आवाज थी, कोई और भी था वहां। उसने अनजाने में अपनी चाल तेज कर दी। पार्किंग लॉट में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ कुछ दूर खड़े गार्ड्स और 2-3 कारें। लेकिन फिर भी उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। अगर तुमने इतना ही डरना है, तो खुद को बचाने की कोशिश भी मत करो। पीछे से अचानक आवाज आई। रिया का दिल जोर से उछल गया। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। अथर्व, वो उसकी कार के पास खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं, चेहरे पर वही अपरिचित सख्ती। तुम कब आए? रिया ने मुश्किल से पूछा। अथर्व ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में संजीदगी बरकरार रही। जब तुमने अपनी आंखें डर के मारे बंद कर ली थीं। रिया के माथे की नसें तन गईं। मैं डर नहीं रही थी, उसने तमतमाते हुए कहा। अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखता रहा, एक पैनी खोजी निगाह। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। झूठ बोलना मत सीखो, सिंघानिया। उसके शब्दों में आदेश था। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो, और मुझे तुम्हारा ये डर पसंद नहीं। रिया ने अपनी बाहें सीने पर बांध लीं, गुस्से को छुपाने की कोशिश की। तुम्हें पसंद हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह मेरी लाइफ है। अथर्व ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो पहले से ही इस जवाब की उम्मीद कर रहा था। गलत? रिया ने भौहें चढ़ा दी। गलत? उसने चिढ़कर पूछा। हाँ, अथर्व ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। जब तक तुम खतरे में हो, तुम्हारी लाइफ पर मेरा पूरा कंट्रोल रहेगा। रिया का गुस्सा बढ़ने लगा। ओह, तो अब तुम मेरी लाइफ कंट्रोल करोगे? नहीं, अथर्व ने हल्की आवाज में कहा, लेकिन उसके शब्दों में एक सख्त चेतावनी थी। मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचाऊंगा। वो एक और कदम आगे आया और धीरे से झुकते हुए उसके चेहरे के करीब आ गया। चाहे तुम्हें पसंद आए या नहीं। रिया ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। अथर्व की आंखें उसकी आंखों में झांक रही थीं, और पहली बार
उसे डर से ज्यादा सुरक्षा महसूस हुई। रिया ने झुंझलाकर गाड़ी का दरवाजा खोला और झटके से अंदर बैठ गई। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए, लेकिन उसका दिमाग किसी और ही ख्याल में उलझा था। ये आदमी खुद को समझता क्या है? उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कह रहा है इसे? उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की, फिर खिड़की से बाहर देखा। अथर्व अभी भी वहीं खड़ा था, उसकी गाड़ी की खिड़की पर हाथ टिकाए, हल्का सा झुका हुआ। उसकी भूरी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, जैसे किसी शिकारी की आंखें शिकार पर जमी हों। रिया ने जबरदस्ती एक ठंडी मुस्कान दी। अगर मैं तुम्हें अपनी बॉडीगार्ड सर्विस से फायर कर दूं तो? उसने जानबूझकर तंज भरे लहजे में कहा, लेकिन मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि अथर्व इस पर थोड़ा झुंझलाएगा। लेकिन अथर्व हंसा भी नहीं, चिढ़ा भी नहीं, बल्कि उसकी आंखों में हल्की सी दिलचस्पी चमकी। ट्राई कर लो। उसकी आवाज उतनी ही ठंडी थी जितनी रात की हवा। लेकिन याद रखना, वो थोड़ा और झुका, इतनी नजदीक कि रिया को उसकी सांसें महसूस होने लगीं। अगर मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया तो अगले 48 घंटे भी तुम नहीं निकाल पाओगी। रिया की सांसें रुक गईं। उसने अथर्व की आंखों में देखा, कोई मजाक नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस खौफनाक यकीन। उसके शब्दों में ऐसी गहराई थी कि रिया को सच में डर लगने लगा। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? उसने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हल्की कांप गई। अथर्व ने सिर हिलाया। नहीं। उसने खिड़की से हाथ हटाया और सीधा खड़ा हो गया। फिर जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और उसे धीरे से रिया की गोद में डाल दिया। ये क्या है? पहला वार्निंग, अथर्व ने कहा। आज दिन में तुम्हें जो अनजान कॉल आई थी, वो यूं ही नहीं आई थी। रिया ने फौरन कागज खोला, उसके हाथ और ज्यादा ठंडे पड़ गए। सी यू सून, प्रिंसेस। वो झोंक कर ऊपर देखी, लेकिन अथर्व पहले ही कुछ कदम पीछे हट चुका था। अब भी मुझे फायर करना चाहोगी? उसके लहजे में कोई धमकी नहीं थी, बस एक कड़वा सच। रिया के पास अब कोई जवाब नहीं था। रिया ने घर में कदम रखा तो लगा जैसे उसने किसी युद्ध के मैदान से लौटकर थोड़ी राहत पाई हो। उसके कंधे तनाव से भरे थे, दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। बस एक शॉवर और फिर सब ठीक लगेगा, उसने खुद को समझाया और सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। गर्म पानी की बौछार ने कुछ देर के लिए उसके दिमाग से सारे ख्याल धुल दिए। पर जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकली, उसके कदम वहीं थम गए। कमरे की खिड़की खुली हुई थी, ठंडी हवा के झोंकों ने पर्दों को हल्के से हिलाया। मैंने तो खिड़की बंद की थी। उसका गला सूखने लगा। उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाए, जैसे अगर तेज चली तो कोई उसका आभास पालेगा। कोई है? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, डर और बेचैनी से भरी। कोई जवाब नहीं आया। कमरे में सिर्फ हवा की सरसराहट थी और उसके दिल की धड़कन की आवाज। वो खिड़की के पास पहुंची और बाहर झांकने की कोशिश की। बिल्कुल शांत माहौल, कहीं कुछ नहीं था, कम से कम दिखने में। लेकिन उसकी आत्मा कह रही थी कि कुछ है। तभी उसके फोन की स्क्रीन जल उठी। ट्रिन ट्रिन। उसके शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। उसने धीरे धीरे फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। अननोन नंबर। रिया की सांसें और तेज हो गईं। इतनी देर लगा दी आने में, प्रिंसेस? उसके हाथ कांपने लगे, शरीर ठंडा पड़ गया। ये कौन था? और उसे प्रिंसेस कहने का हक किसने दिया? उसने झटके से खिड़की बंद की और कमरे के चारों ओर नजरें घुमाईं। हर कोना अचानक उसे संदिग्ध लगने लगा। क्या कोई यहाँ था? क्या कोई अभी भी उसे देख रहा था? फोन की स्क्रीन अब भी जल रही थी। रिया ने होंठ काटे, हल्की झिझक के साथ उसने मैसेज को पढ़कर जवाब लिखने के लिए उंगलियां बढ़ाईं। लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। नहीं, अगर मैंने रिप्लाई किया तो हो सकता है कि मैं इसकी गेम में और फंस जाऊं। लेकिन अगर उसने कुछ न किया तो क्या ये किसी और खतरनाक कदम की तरफ बढ़ जाएगा? उसका दिल किसी अनजान डर से कसकर जकड़ गया था। रिया के हाथों से फोन लगभग गिर ही गया था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था कि अभी छाती से बाहर निकल आएगी। मुझे तुमसे अभी मिलना है। उसने कांपती आवाज में फोन उठाकर अथर्व को कॉल किया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी ठंडी और संतुलित आवाज आई। क्या हुआ? रिया ने गहरी सांस ली। मुझे लग रहा है कोई मेरे कमरे में था। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। कुछ सेकंड्स के लिए फोन के दूसरी तरफ साइलेंस छा गया। फिर अथर्व की आवाज आई, इस बार जरा अलग, काफी ठंडी, पर अंदर ही अंदर जलती हुई। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। बिना कोई और सवाल किए, बिना और कुछ सुने, कॉल कट गई। रिया ने फोन नीचे रखा और अपने चारों तरफ देखा। कमरे की खिड़की अब भी बंद थी। हवा में अब भी वही अजीब सा डर समाया हुआ था। क्या वाकई कोई यहाँ था?
या फिर ये सिर्फ मेरा वहम था? रिया ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा। उन्हें ठंड लग रही थी, लेकिन पसीने से गीले भी थे। तभी धड़ाम, गेट इतनी जोर से खुला कि रिया लगभग उछल ही गई। अथर्व, वो किसी आंधी की तरह अंदर आया था। उसकी आंखें, वे हमेशा शांत और गहरी होती थीं, लेकिन इस वक्त उनमें आग जल रही थी। गुस्सा, खतरनाक गुस्सा। उसने तेजी से चारों ओर नजर दौड़ाई। क्या हुआ? उसकी आवाज अब भी धीमी थी, लेकिन उसके अंदर छिपी हुई आक्रामकता को रिया ने महसूस किया। रिया ने मुश्किल से खुद को संभाला। फोन, मुझे एक मैसेज आया था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और स्क्रीन अथर्व की तरफ बढ़ा दी। इतनी देर लगा दी आने में, प्रिंसेस? अथर्व की आंखों का रंग जैसे एक पल में बदल गया। उसने बिना कुछ कहे फोन लिया और स्क्रीन को गौर से देखने लगा। फिर अचानक धड़ाक, फोन उसकी मुट्ठी में ही कसकर दब गया। ये मजाक नहीं है, रिया। उसकी आवाज में अब वो ठंडापन नहीं था, अब उसमें एक अलग ही गहराई थी। अब ये सिर्फ एक स्टॉकिंग केस नहीं रहा, ये कुछ और है। रिया ने होंठ काटे। तो अब क्या? अथर्व ने उसकी आंखों में झांका। अब वो एक कदम आगे बढ़ा, इतना करीब कि रिया को उसकी सांसों की गर्मी महसूस हुई। अब तुम जो कहोगी वो करोगी? उसने फोन उसके हाथ में वापस थमाया। अब कोई जिद नहीं, कोई बहस नहीं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में एक आदेश छिपा था। अब तुम्हारी लाइफ मेरी कमांड में है, सिंघानिया। रिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाई। अथर्व की आंखों में जो देखा, वो शायद पहली बार देखा था। डर नहीं, गुस्सा नहीं, बल्कि हिफाजत करने की कसम। एपिसोड समाप्त।